हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम वापस आपके सामने आ चुके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्रश सीरीज। ठीक है, उसमें ऑक्सीलेशन जो चैप्टर है उसको डिस्कस करने के लिए तो बिना समय को बर्बाद किए इसको चालू करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देना और आपका समय जितना कम हो सके उतना कम लेना। बेटा इस लेक्चर को देखते समय पेन और पेपर अपने हाथ में रखे कि ना कुछ एक रफ पेपर ही सही कुछ रखो कि कहीं अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो नोट कर लो, जिससे मेमोरी जो है माइंड में बढ़ती है। नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर का लेंथ थोड़ा ज्यादा है, अगर लगता है तो उसको 1.25x पे आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, बिना समय को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। तो यह है पहला सवाल। क्या बोल रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ये। ठीक, अब बात करते हैं। अब इक्वेशन क्या दी हुई है भाई? इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी। अगर हम इसको कंपेयर करें, राइट, तो ये क्या है? ये फेज डिफरेंस है फाई, जिससे हम दिखाते हैं। और ये क्या है? ये है ओमेगा नॉट। ऑसिलेशन जो हो रहा है, जो एसएचएम हो रहा है, उसका ये ओमेगा है, उसकी ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो टाइम क्या होता है सर? सर हमें पता है टाइम होता है 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, राइट। तो 2 पाई बाई ओमेगा नॉट की वैल्यू दी है 2 ओमेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई बाई ओमेगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है ऑक्सीलेशन का क्या हो गया? पाई बाई ओमेगा। ये पी बाई ओमेगा नहीं, ये लिखा हुआ है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये सही हो गया। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आपकी आंखों के सामने से, ये बेटा ये इक्वेशन है एक एसएचएम की। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और एसएचएम क्या होता है? पीरियोडिक होता है। ठीक, और सिंपल हार्मोनिक भी होता है। ठीक, ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, राइट। तो यहां से हमको क्लियरली क्या मिलता है? ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक, पीरियोडिक है और सिंपल हार्मोनिक भी है। ठीक, तो एक बेसिक सा सवाल, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट। अब क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है कि ये जो है y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब ओमेगा टी, ये क्या है? ठीक, तो साइन ओमेगा टी जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी का होल क्यूब। अब चूंकि ये अंदर का फंक्शन क्या है? पीरियोडिक, तो नो डाउट y भी क्या होगा? पीरियोडिक होगा। ये फंक्शन भी क्या होगा? पीरियोडिक होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा? ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नॉन पीरियोडिक तो नहीं है, ठीक, पीरियोडिक है। अच्छा, अब हमको ये चेक करना है सिंपल हार्मोनिक है क्या। तो सिंपल हार्मोनिक कैसे चेक करेंगे? तो इसको हम री राइट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखते हैं साइन ओमेगा टी इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और फिर हम इसको लिखेंगे साइन ओमेगा टी इंटू, हाँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। भाई हमको मालूम है क्या? कुछ प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम यहाँ लिख देते हैं। एक प्रॉपर्टी तो हम ये यूज करने वाले हैं, क्या सर? साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगी आइडेंटिटी, पर कहीं भी यूज हो सकती है। ये होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। यस सर। फिर साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? सर साइन ए कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए साइन बी। यस सर। और साइन ए माइनस बी क्या होता है सर? सर वो होता है साइन ए कॉस बी, हाँ, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, ये 3-4 ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये वाला। ठीक, अब इसको साइन ओमेगा टी को क्या कर दोगे? अब यहाँ से 1/2 बाहर निकाल दो,
और साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी कॉस टू ओमेगा टी। अब ये क्या है, ये साइन ए कॉस भी है, साइन ए कॉस भी है, तो ध्यान दो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होगा कि नहीं होगा, और ये साइन ए टू साइन ए कॉस भी बन जाएगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला, यहां से हम एक फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, ठीक, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एक मिनट, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या फॉर्मूला मिलेगा सर, क्या फॉर्मूला मिलेगा सर, हमको मिलेगा सर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ये क्या मिल जाएगा, साइन ए कॉस बी। यस सर, ये मिल जाएगा सर। कैसे मिला सर, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमको ये मिल गया। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे तो 1/2, ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस, यहाँ पे इसको क्या बोल दो, ए बोल दो, इसको क्या बोल दो, बी बोल दो, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये 1/2, ठीक, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन 3 ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टी, ठीक। तो यहां से हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू 1/2 साइन ओमेगा टी, ठीक, फिर माइनस 1/4 साइन 3 ओमेगा टी, राइट, फिर प्लस 1/4 साइन ओमेगा टी, तो नेट नेट ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू 3/4 साइन ओमेगा टी माइनस 1/4 साइन 3 ओमेगा टी। अब यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन के रेडी हुआ, ये हमारे पास आया, ठीक है बेटा। अब ये आप देख रहे हो ना, इसको हम ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये बेसिकली क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, बट हाँ y क्या है, दो पीरियोडिक फंक्शन का सम है, तो ये डेफिनेटली क्या है, पीरियोडिक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, बट ये क्या है, पीरियोडिक है। दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक बट इट इज पीरियोडिक। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। ये बात सही है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ठीक, सिंपल हार्मोनिक नहीं है क्योंकि हम इसको ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव के फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर पार्टिकल आर गिवन। तो कौन सा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। भाई हमको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में a इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ठीक, नहीं के एक्स नहीं, सॉरी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब यहां से देख लो, एक तरफ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, दूसरी तरफ अकेला एक्स होना चाहिए और माइनस होना चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए। तो देखो इस तरफ ए है, हाँ है, इस तरफ एक्स है, हाँ है, पर यहाँ पे प्लस है तो ये गलत हो गया। इस तरफ ए है, हाँ है, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है तो गलत है। ए है, हाँ है, एक्स स्क्वायर है तो गलत है। ए है, हाँ है, एक्स है, हाँ है, माइनस है, हाँ है, तो ये वाला सही है, डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ठीक अब ये क्या बोल रहा है, हाँ, मोशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ यू ट्यूब इज ओके।
दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, ठीक। और ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि जेई मीन्स 2025 में आने की संभावना है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया जेई मीन्स में आने की संभावना है इस सवाल की। एग्जैक्टली मुझे इस समय रिकॉल नहीं हो पा रहा है कि ये आया है कि नहीं, पर अभी जब मैं इसका एनालिसिस बताऊंगा तो आप कमेंट करके बताना कि ये सवाल जेई में आया है कि नहीं। और अगर बाई चांस नहीं आया है तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 2025 में आ सकता है, ठीक। चलो भाई, तो एक ऑसिलेटिंग कॉलम इन यूट्यूब है, तो लिख लेते हैं भाई यूट्यूब, ठीक। बना लेते हैं यार, यूट्यूब बना लेते हैं, पहले बना लो फिगर। लेट मी मेक अ डायग्राम बच्चों। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है बेटा, है ना, इसलिए मैं अच्छी एनालिसिस करके बताऊंगा इसकी। दिस इज अ कॉलम, ठीक। नाउ लेट मी डू दिस। अब इसमें हमको क्या भरना है, लिक्विड भरना है, तो हम ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। तो इनिशियली हमने मान लेते हैं कि यहां पे ऐसा लिक्विड भर के छोड़ दिया है, ये लिक्विड हमारा इस लेवल पे इनिशियली भरा हुआ है ऐसा। और इस लिक्विड की डेंसिटी बेटा क्या है, रो है, या रो नॉट बोल देते हैं, ठीक, रो नॉट। इनिशियली ऐसा लिक्विड भरा हुआ था। अब हमने क्या किया, इसकी एक लिंब में, मान लेते हैं ये वाली लिंब में एक पिस्टन डाला, ऐसे एक पिस्टन डाला अंदर की तरफ, और इसको लिक्विड को नीचे दबा दिया हल्का सा और छोड़ दिया। आप समझ रहे हो, यहां से एक ऐसा पिस्टन डाला, ये पिस्टन है ऐसा, और इससे क्या किया, लिक्विड को थोड़ा सा नीचे पुश करके छोड़ दिया। तब क्या होगा सिचुएशन, बनाता हूं मैं। हल्का सा पुश किया है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा पुश कर दिया। कितना पुश किया है, हल्का सा पुश कर दिया ऐसा, dx पुश कर दिया। तो क्या होगा, ये लिक्विड दूसरी लिंब में dx ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा dx। तो अब एक यहां पे क्या क्रिएट हो गया, अब एक यहां पे क्या क्रिएट हो गया, हाइट डिफरेंस क्रिएट हो गया। इनिशियली लिक्विड में कोई हाइट डिफरेंस नहीं था, इनिशियली लिक्विड में कोई हाइट डिफरेंस नहीं था, ठीक। तो यह यहां पे 2dx का एक हाइट डिफरेंस क्रिएट हो गया। अच्छा, इस लिक्विड में ये टोटल पानी कितना भरा हुआ है, इसको भी क्वांटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पानी कितना भरा हुआ है, तो सर इनिशियली इसकी हाइट कितनी थी, h। ऐसे हम बनाते हैं, हाँ, ठीक। तो इनिशियली कितना भरा हुआ था, ये h हाइट तक भरा हुआ था दोनों साइड। ये वाला जो कर्वेचर है ये बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, तो निग्लेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस कर्वेचर। ठीक, ये जो कर्वेचर है ना, ये हल्का सा, ये वाला, ये एरिया, ये वॉल्यूम, इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कम है। तो बस हम मान ले रहे हैं कि इतना और इतना ही हाइट में लिक्विड भरा था और उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का था। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, राइट। ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स आएगा इस पूरे लिक्विड कॉलम पर। तो रीस्टोरिंग फोर्स हम कैसे लिखते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, री स्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू m इंटू ए। ये हम लिखते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू m एसएचएम के केस में। रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, इस प्रेशर डिफरेंस के, इस कॉलम में जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ उसकी वजह से, तो वो कितना होगा सर, वो हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स में -2, ठीक, रो नॉट इंटू ए
dx इंटू जी। ए क्या है? ये एरिया, एरिया ऑफ दिस माउथ, ये एरिया ए है। तो इतना प्रेशर, इतना वेट का डिफरेंस बन रहा है। ये जो लिक्विड कॉलम है ना, इतना लिक्विड कॉलम का वेट ये है 2 रो नॉट ए dx इंटू जी। और ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, इज इक्वल टू एम। एम क्या है? इस पूरे लिक्विड कॉलम का मास। पूरे लिक्विड कॉलम का मास क्यों लोगे? क्योंकि ये पूरी लिक्विड कॉलम क्या करेगी? एसएचएम करेगी। तो ये मास कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा रो नॉट, हाँ, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखोगे? ए इंटू 2h, राइट? ए इंटू 2h, एरिया ए है और वॉल्यूम कितना है? ए इंटू एच ये और एच ये, तो ए इंटू 2h, ये वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया? मास हो गया, इंटू ए। ये वाला स्मॉल ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है। और ये कैपिटल ये क्या है? ये एरिया है। तो हमने क्या किया? रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू एम ए लिखा। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? इस हाइट डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर फोर्स का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से जो फोर्स, तो कितना हो जाएगा? 2 रो नॉट ए dx इंटू जी। क्योंकि ये टोटल हाइट कितना है? 2 dx क्रिएट हुआ हाइट डिफरेंस, इज इक्वल टू इस पूरे कॉलम का मास। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो ऑसिलेट करेगा ना, तो पूरे कॉलम का मास लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? रो नॉट इंटू ए इंटू 2h इंटू ए क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। अब एरिया से एरिया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, रो नॉट से रो नॉट कैंसिल, राइट? तो क्या बचा भाई? ये बचा है माइनस जी अपॉन एच इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ए को हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एच इंटू डी एक्स। और अभी पिछली स्लाइड पे हमने बताया था आपको बेटा, हमने अभी पिछली स्लाइड पर आपको बताया था, क्या बताया था सर जी? इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है? सर आपने बताया था अभी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है सर। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या दिखेगा बेटा? ये ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या है बेटा? ओमेगा स्क्वायर है। तो हमको क्लियरली दिख रहा है, हमको क्लियरली दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? जी अपॉन एच। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट जी अपॉन एच। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। ये इसका टाइम पीरियड आ गया इस पूरे ऑसिलेशन का, राइट? तो ये तो मैंने अभी इसके एनालिसिस किया है। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। पीरियोडिक मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। बेटा ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इस बात को बता रही है कि ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक है। ये वाली इक्वेशन इस बात को दर्शा रही है, ये वाली इक्वेशन इस बात को बयां कर रही है, ये वाली इक्वेशन चीख चीख के बता रही है कि मोशन कैसा है? सिंपल हार्मोनिक है। तो ये वाला गलत हो गया। नॉन पीरियोडिक, भाई सिंपल हार्मोनिक है तो पीरियोडिक तो होगा ही होगा, ये भी गलत हो गया। सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ, टाइम पीरियड में डेंसिटी का टर्म नहीं आ रहा, ये वाला टाइम, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला है? सिंपल हार्मोनिक एंड टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अरे भाई टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं भी डेंसिटी नहीं आ रहा, तो ये गलत है। डेंसिटी से क्या है? इंडिपेंडेंट है। डेंसिटी से क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो ये आपका आंसर होगा बेटा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना आपको आना चाहिए, तो मैंने पूरा अच्छे से आपको बताया, ठीक। मैं सीधे फॉर्मूला लिख सकता था, और मैंने सोचा कि आपको पूरा एनालिसिस बता दूं। नेक्स्ट क्या बोल रहा भाई? अब इसमें बोला जा रहा है कि अ पार्टिकल इज एक्टेड साइमल्टेनियसली बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक पार्टिकल के दो मोशन हो रहे हैं, और वो दो मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशंस उस पे हो रहे हैं, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री बताना है, तो कुछ नहीं भाई, आपको पता है ना, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, तो यहां से हमको मिल गया कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या? x अपॉन ए। और y हमको क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी, तो यहां से हमको साइन ओमेगा टी दिया हुआ है y अपॉन ए। और हम क्या करेंगे? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, और यहां पर आप देखो ये बी स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर ही है, वाई बाई ए था ना, तो यहां से हमको मिल गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इस तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल है। और ये ट्रेजेक्ट्री क्या है बेटा, ये सर सर्किल है, ये सर सर्किल की इक्वेशन है, ये बात हम जानते हैं, इट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो एक बहुत ही आसान सवाल था, ठीक, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अब रिलेशन क्या दिया हुआ है भाई, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अब हमको बताना है इसके बारे में, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब अगर हम ये वाले जो चीज है ना, इसको अगर हम बोल दें, इस चीज को अगर हम बोल दें कॉस फाई, तो देखो ये क्या बनेगा। अब देखो भाई क्या बनेगा ये, तो अब यहां से देखो ये ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक, ये है फाई, और कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, बी। तो यहां से आप देखो साइन फाई कितना होगा सर, वो हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमने इसको कॉस फाई लेट किया तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाई ऑटोमेटिकली। अगर इसको कॉस फाई लेट किया, लेट हमने किसको किया, एक को किया, किसको किया, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने कॉस फाई लेट किया, तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज क्या बन गई, साइन फाई बन गई। अगर इसको लेट किया तो ये साइन फाई बन गई, इसको अगर आप साइन फाई लेट कर दे तो ये कॉस फाई बन जाता, ठीक। तो ये पूरी चीज कन्वर्ट किस में हो गई, अब सर ये पूरी चीज तो कन्वर्ट हो गई इसमें, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बन गया कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये बन गया भाई, क्लियरली आपको दिख रहा है ये किसकी इक्वेशन है भाई, सर ये इक्वेशन तो हम जानते हैं, क्या की इक्वेशन है सर, ये एक एसएचएम की इक्वेशन है, यस सर, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या है एसएचएम का, एम्पलीट्यूड ए क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसका टाइम पीरियड क्या है सर वो है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक, 2 पाई बाई ओमेगा। अब ये क्या बोल रहा है, मोशन इज ऑक्सिलेटरी बट नॉट एसएचएम, गलत, एसएचएम है भाई, मोशन इज एसएचएम विद एम्पलीट्यूड, ये गलत, ये भी गलत, एम्पलीट्यूड इतना नहीं है, एसएचएम है और एम्पलीट्यूड ये है, और टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक। फाई क्या है, ये इनिशियल फेज है, ये क्या है, इनिशियल फेज, ठीक, फाई किसको दिखा रहा है, इनिशियल फेज को दिखा रहा है, ठीक। नेक्स्ट, 4 pendulums are suspended from the same elastic support as shown in the figure. A and C are of same length, A और C सेम लेंथ के हैं भाई, ये और ये, ठीक, ये और ये सेम लेंथ के हैं, ठीक है। While B is smaller than A, B A से छोटा है, D A से बड़ा है, A को हमने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, A को ऐसा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया ऐसा, और इसको छोड़ दिया, ठीक। अब क्या होगा, एक बात ध्यान रखो, A को हमने डिस्प्लेसमेंट दिया, ए और सी सेम लेंथ के हैं, राइट, तो टाइम पीरियड क्या होता है सर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता है, अगर एक पेंडुलम का टाइम पीरियड हमको देखना हो तो, और ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। यस सर, हमको पता चल रहा है कि ओमेगा किसका फंक्शन है सर, लेंथ का, ओमेगा किसका फंक्शन है, लेंथ का, जी तो कांस्टेंट होता है ना सर, यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो
पेंडुलम का लेंथ सेम है तो उनमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। उनका ओमेगा सेम होगा तो दोनों में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। सो इफ टू पेंडुलम ऑफ सेम लेंथ देन देयर ओमेगा सेम, और जब ओमेगा सेम है तो उनमें क्या होगा, रेजोनेंस भी लगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली यहां दिखाई दे रहा है कि ए और सी में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो सी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस होगा ए और सी के बीच में। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसका होगा, सी का। सारे इक्वल एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक, अब बी और डी में से बड़ा किसका होगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम इतना बता सकते हैं कि ए और सी में रेजोनेंस होगा तो सी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ठीक, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाएगा ए और सी के बीच में। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोल रहा भाई, figure shows a circular motion, the radius of circle, period, sense of revolution, initial position are indicated in the figure। सब दिखाया हुआ फिगर में, ठीक है। the simple harmonic motion of the x projection of radius vector of the rotating particle is। ठीक, अब देखना, अब हमको इसकी इक्वेशन बतानी है, ठीक है। किसकी, एक्स प्रोजेक्शन की, राइट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में बतानी है हमको, इसके रिस्पेक्ट में बतानी है, ठीक। तो हम एक्स को लिख देते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। यस सर। अब हमको मालूम है क्लियरली एम्पलीट्यूड किसके बराबर है, इसका, इसकी रेडियस के बराबर। तो ये किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। यस सर। ओमेगा क्या है सर, ओमेगा होता है सर 2 पाई बाई टी, और टी क्वेश्चन में दिया हुआ 30 सेकंड, तो यहां पे आ जाएगा 2 पाई बाई 30, ये आ गया ओमेगा। यस सर। फाई क्या है सर, इनिशियल फेज क्या है सर, तो इनिशियल फेज क्या होगा, है ना। तो फाई क्या होगा, अब ये हमको यहाँ फाई की वैल्यू समझनी है कि क्या रखेंगे। तो कम से कम इतनी वैल्यू जो हमने निकाल ली उसको रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू रेडियस की वैल्यू, राइट। रेडियस की वैल्यू क्या है, b है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन जैसे 2 पाई बाई 30 टी प्लस फाई। सर अब फाई कैसे पता चलेगा, सर t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहां है, यहां पर है, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहां है, क्या है, 0 है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम इसमें t इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें x इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। यहां 0 पुट करें तो यहां भी 0 मिलना चाहिए। तो कर देते हैं 0 इज इक्वल टू b साइन फाई। क्यों, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो फाई अकेला बचेगा। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 रेडियन, सॉरी। तो इक्वेशन हमको क्या मिल गई, फाइनल इक्वेशन हमको मिल गई x इज इक्वल टू b साइन 2 पाई बाई 30 t। ठीक, ये हमको मिल गई इक्वेशन। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये समझ आया, फाई कैसे निकाला, ये समझ आया बेटा। फाई हमने निकाला है इनिशियल पोजीशन से, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनिशियल पोजीशन क्या है, ठीक। तो इनिशियल पोजीशन हमें मालूम थी कि इनिशियली वो यहां पर है, उससे हमने फाई निकाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इसकी बात हो रही है, ठीक। तो हो रहा है x इज इक्वल टू
ए कॉस अल्फा टी स्क्वायर। तो मोशन कैसा है हमको बताना है, राइट? मोशन कैसा है ये हमको बताना है, ठीक। क्लियरली हमको ये दिख रहा है कि अगर हम इस क्वांटिटी को देखें तो ये कहां से कहां लाई करेगा, सर ये -1 से 1 लाई करेगा। तो क्लियरली x कहां से कहां लाई करेगा, सर ये माइनस ए से ए लाई करेगा। भाई t की वैल्यू आप जब बढ़ाते चले जाओगे तो cos की वैल्यू -1 से 1 लाई करेगी। भाई भले ये अल्फा टी स्क्वायर है, पॉजिटिव भले है, पर अगर आप पॉजिटिव साइड में भी cos का ग्राफ देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं cos का, तो ग्राफ ऐसा होता है ना यार, लाइक दिस। ये cos का ग्राफ है कि नहीं है? लाइक दिस। तो ये आप देख रहे हो क्लियरली, ये t और ये क्या है y, तो y इज इक्वल टू कॉस टी का ग्राफ बनाया मैंने। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि cos का वैल्यू जब हम टाइम का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो cos का वैल्यू -1 से +1 वेरी कर रहा है। तो क्लियरली ये क्या है, एक तरीके का ऑसिलेशन तो है ही। क्लियरली एक तरीके का ऑसिलेशन है कि नहीं है? ऑसिलेशन है कि नहीं है? ऑसिलेशन तो है। बट अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि cos का वैल्यू हम जैसे मान लो 0 देखना चाहे तो 0 कब कब होगा? cos का वैल्यू 0 कब कब होता है? जब अल्फा टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? अल्फा टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? सर हमको मालूम है अल्फा टी स्क्वायर की वैल्यू ये π/2 पे होगी पहली बार, फिर ये पाई होगी, ये फिर 3π/2 पे होगी। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n + 1 π/2। जब 2n + 1 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वैल्यू होगी cos के अंदर जो भी लिखा है अल्फा टी स्क्वायर, जब इसकी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वैल्यू होगी तब ये हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहां से हमको मिल रहा है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो यहां से हमको t मिल गया। क्या मिल गया? t मिल गया भाई। क्या मिल गया वो? √ऑफ 2n + 1 बाई अल्फा √ऑफ π/2। अब यहां से आप अगर पुट करके देखना चाहो, n की वैल्यू पुट करो तो t1 की वैल्यू क्या आ रही है? यहां 1 पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करो तो ये कितना आ रही है? 2 और 1 3, 3/अल्फा √ऑफ π/2। यस सर। t2 की वैल्यू पुट करो, 2 पुट करो तो 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे अंडर रूट भी है ना, ये हो जाएगा √5/अल्फा √ऑफ π/2। यस सर। अब t3 निकालो तो यहाँ पे 3 पुट करो तो 3 2 6 और 1 7 √ऑफ 7/अल्फा √ऑफ π/2। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1.73 होती है। √5 की वैल्यू कितनी होती है? √5 की वैल्यू लेट मी चेक इन माई, मुझे याद नहीं है वैल्यू, आप इसको याद रखना, ठीक है। √5 की वैल्यू क्या होती है, मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ। √5 की वैल्यू 2.32 होती है लगभग, ठीक है। और √7 की वैल्यू कितनी होती है वो भी मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, वो होती है 2.64। तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो एक बात कि इनका हमको डिफरेंस मिल गया कि नहीं मिल गया? t2 - t1 कितना होगा? t2 - t1 कितना होगा? 2.32 माइनस 1.73 हो जाएगा 0.59 अपॉन अल्फा √ऑफ π/2। इनको हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये हर जगह कॉमन है, अल्फा और √π/2 हर जगह कॉमन है, तो उसको ऐसा एज इट इज रखा। और t3 - t2 कितना होगा? एक बार हम ये भी निकालें, 2.64 माइनस 2.32 तो 0.32 आ गया √ऑफ π/2। मतलब पहली बार जब ये 0 हो रहा है और दूसरी बार 0 हो रहा है, उसके बीच में इतना समय लगा, और दूसरी और तीसरी बार के बीच में इतना समय लगा। मतलब ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे 0 नहीं हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये पीरियोडिक नहीं है। ये क्या है? नॉट पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ये 0 नहीं हो रहा। पहले और दूसरे बार में के बीच में फासला है 0.59 का, और तीसरे और दूसरे बार के बीच में फासला है 0.32 टाइम का, और t4 निकालोगे तो वो टाइम और कम हो जाएगा। तो दिस इज नॉट पीरियोडिक, बट हाँ इट इज ऑसिलेटरी। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस ए के बीच में ऑसिलेट होगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, ये भी बेटा जेई मींस में आने लायक सवाल है, इसको भी लिख देता हूं मैं। ठीक, ये भी जेई मींस वाला सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा ये समझने वाली बात है कि ये पीरियोडिक तो है बट ये ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ये जीरो नहीं होगा, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ये इसका जो ग्राफ का जो नेचर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। आई होप आपको अब समझ आया होगा, राइट। नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहा है भाई, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बेसिक सवाल है, राइट। क्या बोल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 30। मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, ए ओमेगा होता है, ये दिया है 30। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर होता है, ये दिया है 60। तो यहां से इसको डिवाइड कर दो तो 1/ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक, तो अब हमसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। तो 2π/2 ये हो जाएगा पाई सेकेंड। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया पाई सेकेंड। तो ये बहुत ही सिंपल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। ये दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, बेसिक्स हैं, ठीक है, बेसिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। तो जहां पे बताने की जरूरत है वहां बताया जाता है ना, हर जगह नहीं बताया जाता। लेट when m mass is connected individually to the two spring S1 and S2 then their frequencies are mu1 and mu2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, समझो इस बात को। चलो भाई, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट की गई है और एक यहाँ पे भी कनेक्ट की गई है। इसका S1 है कांस्टेंट, इसका S2 है। बेटा आपने किताबों में पढ़ा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, उसको आपने देखा होगा कि आपकी जो नॉर्मल किताब है उसमें स्मॉल के से दिखाया जाता है। ठीक, स्मॉल के से। पर ये बात भी ध्यान रखना है कि उसको स्मॉल एस से भी दिखाया जाता है। ठीक है, स्मॉल एस से कैपिटल एस से भी दिखाया जाता है। तो ये कंफ्यूज मत होना, एस क्या है, एस वही स्प्रिंग कांस्टेंट है जो आपने नॉर्मल किताबों में पढ़ा है। ठीक है, बस उसका ना क्या नोटेशन चेंज हो गया, यहां पर नोटेशन इन्होंने चेंज कर दिया, राइट। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज आर mu1 एंड mu2। ठीक है भाई, ये बोला जा रहा है। तो कैसे करेंगे, इसका मास क्या है, m। ठीक, इसका मास क्या है, m। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर, t1 हो जाएगा 2π√m/s1। तो यहां से हमको पता चल गया कि ओमेगा, ठीक है, ओमेगा 1 क्या हो गया, ओमेगा 1 या ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, ठीक है, या इसको हम mu1 भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, हाँ, यहां से म्यू क्या होता है, म्यू होता है 1/t। तो mu1 हम क्या लिख सकते हैं, 1/2π√s1/m। इस इक्वेशन को आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो हमको मिल जाएगा mu1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π का स्क्वायर इंटू s1/m। इन द सिमिलर मैनर हमको mu2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, mu2 का स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा, 1/4π स्क्वायर इंटू s2/m। यस सर। ठीक, अब देखो, अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों किस में है सर, सीरीज में। कैसे पता, इसको हल्का सा यहां डिस्प्लेस करो, तो ये वाला जो S2 स्प्रिंग है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा, कितना, S2 इंटू एक्स। और S1 फोर्स भी किस तरफ, इसी तरफ लगाएगा, तो हो जाएगा S1 इंटू एक्स। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो ये कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं, पैरेलल में। ये कैसे होते हैं बेटा, पैरेलल में। जब दोनों स्प्रिंग ब्लॉक पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं, सेम डायरेक्शन में लगाएं, तो वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। और आपको पता है कि एस ई क्यू पैरेलल के केस में क्या होता है, S1 प्लस S2 होता है।
हमको ये बात मालूम है। तो इस पूरे सिस्टम के लिए हम एक लाइन में ये लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर एस ई क्यू बाई एम। जैसे इस इक्वेशन को लिखा वैसे ही इसको लिखा और वैसे ही इसको भी लिखा। तो हमको यहां मिल जाएगा म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एस ई क्यू की जगह हम लिख देंगे S1 प्लस S2 बाई एम। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 1/4 पाई स्क्वायर S1 बाई एम क्या होगा यहाँ से सर, वो हो जाएगा μ1 का स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, और S2 बाई एम क्या हो जाएगा यहाँ से μ2 का स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से ये कट कट कट, तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिल गया, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर, या आप इसको म्यू निकाल सकते हो μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो दिस इज योर आंसर, और ये जेई में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक, तो इसका आंसर हमारा हो गया बी। तो मैंने इसका आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, आसान सा सवाल है, और इसका मैंने आपको पूरा आंसर बता दिया। इसका मास भी क्या है, एम है। ठीक, तो दिस इज द एनालिसिस। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये पैरेलल में है, ठीक है, और पैरेलल में S इक्वल टू S1 प्लस S2 हो जाता है, राइट। पैरेलल में क्या होता है, दोनों स्प्रिंग सेम डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाते हैं। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, नहीं सॉरी, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इक्वल फोर्स नहीं लगाती। ठीक है, ब्लॉक पे दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं, इक्वल फोर्स नहीं लगाती। दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में है, रिस्टोरिंग फोर्स, पर इक्वल नहीं है। ठीक है, और सीरीज में क्या होता है, दोनों स्प्रिंग में इक्वल फोर्स आता है। ठीक, नेक्स्ट। अब ये क्या बोल रहा है, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस इज। अब रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो पीरियोडिक मोशन तो डेफिनेटली है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों, क्योंकि रिपीट होके, मतलब वो उसमें ना रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है। जो मोशन हो रहा है वो पूरा सर्किल कंप्लीट करके आ रहा है, रीस्टोर होके नहीं आ रहा है। पीरियोडिक है पर सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ये वाला भी सही है। पीरियोडिक तो है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। नॉन पीरियोडिक तो नहीं है, क्योंकि एक पूरे चक्कर क्या रोटेशन रिपीट हो रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए और सी। तो इजी है। नेक्स्ट, motion of a ball bearing inside a smooth curved ball when released from a point slightly above the lower point is। ठीक है, ठीक, ऐसा बनाया हमने। अब यहां पे हम, ये इसका रेडियस सेंटर है, और यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया बॉल को, हल्का सा, राइट। तो इस बॉल का mg कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ये बहुत छोटा, थीटा इज वेरी स्मॉल। अब ये जो फोर्स है इसका एक mg यहां लगेगा, mg cos थीटा यहां लगेगा, और mg sin थीटा यहां लगेगा, राइट। mg cos थीटा का टॉर्क सेंटर के आउट 0, पर mg sin थीटा का एक टॉर्क होगा। तो कितना होगा, mg sin थीटा इंटू रेडियस, इसका मान लेते हैं r है। तो टॉर्क कितना लग रहा होगा, तो हम लिखाएंगे रीस्टोरिंग टॉर्क कितना लग रहा होगा, वो कितना हो जाएगा सर, आई अल्फा के बराबर। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना लग रहा होगा, माइनस mg sin थीटा इंटू आर। ये रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा। आई कितना होगा इसका सर, अभी मोशन ऑफ अ बॉल बियरिंग बोल रहे हैं, तो बॉल बियरिंग को हम बहुत छोटा मान लेते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी के अबाउट कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर, ठीक, इंटू अल्फा। अगर आप उसकी साइज को इग्नोर नहीं करते हो तो आई कितना आएगा सर, वो हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, नहीं m स्मॉल r स्क्वायर मान लेते हैं। बॉल बियरिंग को हमने, बॉल बियरिंग की साइज को हमने इग्नोर नहीं किया, प्लस mr स्क्वायर। तो हम यही लिख देते हैं, एक काम करते हैं, विदाउट इग्नोरिंग द साइज ऑफ द बॉल। तो 2/5
एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक। और साइन थीटा को हम क्या मान लेंगे, थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस जी इंटू आर इंटू थीटा इज इक्व टू 2/5 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जी इंटू आर अपॉन 2/5 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू थीटा। और क्लियरली आपको दिख रहा है ये किसकी एस एच एम की इक्वेशन बन गई। अब अगर हम साइज ऑफ बॉल बेयरिंग को इग्नोर कर दें विथ रिस्पेक्ट टू दिस होल रिंग, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम इग्नोर कर देंगे साइज ऑफ बॉल बेयरिंग को, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। ये हमारा टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा। तो ये मोशन क्लियरली क्या है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया, पर सारी इक्वेशन लिख के दिखा दी, जिसमें हमको आपके टाइम को भी बचाना है ना यार। यहाँ पे हम एक एक बेसिक बात नहीं बता सकते, क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इक्वेशन लिख कर लो। तो ये सिंपल हार्मोनिक है बेटा, पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, गलत, ठीक। इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी जेईई मेंस में आने लायक क्वेश्चन है। ये भी जेईई मेंस में आने लायक क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको क्या करना होगा, ध्यान से आपको ग्राफ रीड करना होगा। यहां से आप ऐसे खींचो लाइन। अब जब आप ये लाइन खींचोगे तो आपको पता चलेगा ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पे नहीं है, ठीक। ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पे नहीं है, ठीक। पर ये वाला पॉइंट कहां है, मैक्सिमम पे है। ये मैक्सिमम पे है, पर ये मैक्सिमम पे नहीं है, राइट। तो दिस पॉइंट इज ऑन मैक्सिमम बट दिस पॉइंट इज नॉट ऑन मैक्सिमम। तो t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फेज सेम नहीं है, तो ये वाला चीज गलत हो गया, ठीक है। फेज सेम का मतलब होता है कि दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है वो सेम हो। डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट ही सेम नहीं है। फेज सेम, फेज का मतलब क्या होता है, सेम फेज का मतलब होता है सबसे पहले दोनों की पोजीशन सेम हो, दोनों सेम पोजीशन पे हो। दूसरा, दोनों का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। भाई यहां तो पोजीशन ही सेम नहीं है, तो फेज सेम कैसे हो जाएगा। अब यहां पे आप देखो 2 और 6 पे, देखो 2 पे और 6 पे। 2 पे क्या होगा, ये नीचे आया होगा और 2 के जस्ट बाद इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी है। 6 के बाद क्या होगा, ये नीचे आया होगा, 6 के जस्ट बाद इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी है। तो दोनों का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, पोजीशन सब क्या है, सेम है। तो ये दोनों सेम फेज में है, क्योंकि 2 के जस्ट बाद इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी है और 6 के जस्ट बाद भी इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी है। मतलब रीस्टोरिंग, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा आफ्टर 2 एंड आफ्टर 6। तो दोनों सेम फेज में है। अब 1 और 7 को देखो, 1 के जस्ट बाद ये नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में आने की टेंडेंसी है इसकी, और 7 के जस्ट बाद इसकी ऊपर जाने की, ग्राफ ऐसा बनेगा ना, इसके बाद ऊपर जाने की टेंडेंसी है। तो 1 और 7 का पोजीशन तो सेम है पर फेज सेम नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि टेंडेंसी अलग अलग है। 1 के बाद इसकी नीचे आने की टेंडेंसी और 7 के बाद इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी है। 1 और 5 सेम फेज में होंगे, क्यों, 1 के जस्ट बाद नीचे आने की टेंडेंसी और 5 के जस्ट बाद भी नीचे आने की टेंडेंसी है। और 3 और 7 फेज में होंगे, 3 के जस्ट बाद ऊपर जाने की टेंडेंसी और 7 के जस्ट बाद ऊपर जाने की टेंडेंसी है। तो 1 और 5 भी क्या होंगे, सेम फेज में। तो बी और डी आंसर है। आई होप आपको फेज देखना आ गया ग्राफ से सीधा। तो फेज सेम कब है, जब पोजीशन भी सेम हो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी सेम हो, ठीक है। तो एक सेम पोजीशन पे तो होनी चाहिए और उनकी मूव करने की जो टेंडेंसी है वो भी सेम होनी चाहिए, तब हम कहेंगे वो दोनों पॉइंट सेम फेज में, ठीक है भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कुछ नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, कंफ्यूज नहीं होना। इज आर ट्रू, कौन से सही है वो बताना है। Force acting is directly proportional to displacement from the mean position and opposite to it. Yes, हमको मालूम है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन क्या होता है,
मीन पोजीशन के अपोजिट होता है, रीस्टोर नहीं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, फोर्स आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, मास से मल्टीप्लाई करोगे, तो F इक्वल टू एम ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, फोर्स बन जाएगा, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आपको क्लियरली दिख रहा है F इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और ये माइनस है मतलब क्या हो गया, माइनस है मतलब क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जिस भी डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो पहली बात तो सही है भाई, पहली बात तो मेरे को सही लग रही है। ठीक है, पहली बात भाई साहब सही है। ठीक, अब नेक्स्ट, मोशन इज पीरियोडिक, यस, सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होता है, बताने की जरूरत ही नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटर इज कांस्टेंट, गलत, ये गलत है भाई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहां होता है भाई, आपको पता है कि x अगर हम लिखें a साइन ओमेगा टी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आप क्लियरली देख रहे हो a क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब a क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो a कांस्टेंट कहां हुआ, ये गलत। वेलोसिटी पीरियोडिक, हाँ, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, कॉस का, तो ये क्या है, पीरियोडिक है। इनफैक्ट एक्सेलरेशन भी क्या है, पीरियोडिक है, तो ये वाली बात सही है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज शोन इन द फिगर, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। इसको करेंगे लास्ट में, अगला करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये करते हैं पहले। क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में एसएचएम कर रहा है 10 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम ए से लेके बी का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले, टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एज पॉजिटिव, तो ये हमको ये बनाना है, ऐसा उसने लेने को बोला है क्वेश्चन में, पॉजिटिव। ठीक, दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। ठीक, ठीक, तो अब यहां बना लेते हैं हम डायग्राम जिसमें आपको क्लियरली समझ आए। ठीक, क्योंकि वहां बन नहीं पाएगा। ये है बी, ये है ओ, ये है सी, ये है ए, और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको क्या लेना है, पॉजिटिव, तो ये बना देते हैं। अब सवाल क्या बोल रहा है, अब यहां बोला जा रहा है ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मीन पोजीशन। यस सर। फिर क्या बोल रहा है, बी सी इज इक्वल टू 8, बी सी इज इक्वल टू 8, तो ए ओ ए की वैल्यू क्या है, 5, बी सी की वैल्यू क्या है, 8, ये है 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। यस सर। अब क्या बोल रहा है, अब देखो, द साइन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन अ पार्टिकल व्हेन इट इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, तो पार्टिकल कहां है भाई, बनाओ। व्हेन इट इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, मतलब पार्टिकल कहीं यहां पर है, इस पॉइंट की बात हो रही है, एंड गोइंग टुवर्ड्स बी, गोइंग टुवर्ड्स बी मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लियरली वेलोसिटी क्या होगी, एक ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक्सेलरेशन भाई क्या होगा, भाई मीन पोजीशन के इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ओ की तरफ ही होगा, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोर्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो फोर्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ए ऑप्शन तो भाई मेरे को सही लग रहा है। ठीक, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, हाँ, तो ए ऑप्शन भाई सही है।
अब क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है सर द साइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट सी गोइंग टुवर्ड्स ओ। एट सी मतलब यहां पर है, गोइंग टुवर्ड्स ओ, अच्छा मतलब वो इसी तरफ जा रहा है, इज नेगेटिव। भाई हमको मालूम है ना इस तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हमने पॉजिटिव लिया है, तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये वाला चीज क्या हो गया? गलत हो गया। ये वाला चीज क्या हो गया? गलत हो गया। साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए। तो 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, ठीक है, मतलब वो यहां कहीं है, एंड गोइंग टुवर्ड्स ए मतलब वो ऐसा जा रहा है। अब इस केस में क्या होगा? क्लियरली वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन किस तरफ है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है हमेशा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। और चूंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव तो फोर्स भी क्या? नेगेटिव। तो साइन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स आर नेगेटिव। ये बात सही है, तीनों का साइन क्या है? नेगेटिव है। अगला, साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन अ पार्टिकल व्हेन इट इज एट बी इज नेगेटिव। अब जब ये बी पर आ जाएगा तो क्या होगा? जब ये बी पर आ जाएगा तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। तो बी पॉइंट की बात अगर हम करें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और फोर्स भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो वेलो साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स व्हेन इट इज एट बी आर नेगेटिव, ये बात सही है। एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। तो ए, सी और डी ये तीनों बातें सही हो जाएंगी। तो एक आसान सवाल था, इट वॉज गुड प्रॉब्लम। ठीक, अब ये वाला करते हैं, ये वाला सवाल करते हैं। अब क्या बोल रहा है ये सवाल? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज शोन इन द फिगर। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाया है। अब क्या बोल रहा है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें बताना है। ठीक, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। तो फोर्स इज जीरो एट टी इक्वल टू 3t/4। ठीक, t इक्वल टू 3t/4 पे फोर्स जीरो है। ठीक, t इक्वल टू 3t/4 की अगर हम बात करें तो 3t/4 पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो एट t इक्वल टू 3t/4 इसकी हम बात कर रहे हैं, राइट? ओके, तो कैसे निकालें? तो ऐसा करते हैं, हम इसका इक्वेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये a है, मान लिया। दिस डिस्प्लेसमेंट इज a। ठीक, दिस इज a। अब हमको क्या निकालना? ओमेगा की वैल्यू लिखनी है। ओमेगा की वैल्यू आप देखो, टाइम पीरियड क्या है इस पूरे मोशन का? सर यहां पे जीरो पे था और दोबारा सेम पोजीशन में यहां पहुंचा, तो t/4 और 5t/4 पे उसकी पोजीशन एक जैसी थी। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर? 5t/4 माइनस t/4, तो ये बन जाएगा t। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t। इसको ऐसा लिख देते हैं, टाइम पीरियड वो क्या हो जाएगा? 5t/4 माइनस t/4, ये हमको मिल गया t। ठीक है, t मिल गया अगर, तो हमको यहां से ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा क्या होता है सर? वो होता है 2π/t, तो हमको 2π/t मिल गया। ठीक, ओमेगा क्या होता है? 2π टाइम पीरियड, तो हमको क्या मिल गया? 2π/t। ओमेगा मिल गया तो यहां फिट कर दोगे ओमेगा, तो कर दो भाई फिट। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू a साइन 2π/t स्मॉल t प्लस 5। अब क्या करें? सर हमें मालूम है कि एट t
इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ए के बराबर, यहाँ पुट कर दो, तो ए पुट करो, ए इज इक्वल टू ए साइन 2π/t इंटू टी प्लस पाई। ये कैसे पुट किया, इस ग्राफ को देखिए, टी पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, ये कैंसिल, खुपाच खुपाच, ये यहां से गया, ठीक। साइन 2π/1 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन 2π प्लस पाई। ये कितना हो जाएगा, साइन 2π प्लस पाई होता है कॉस पाई। साइन 2π प्लस पाई क्या होता है, साइन 2π प्लस पाई, 2π प्लस पाई क्या होता है, साइन पाई। तो यहां से आपको फाई की वैल्यू क्या आ गया, π/2। अब जब π/2 आ गया तो वापस इस इक्वेशन में पुट करो, तो हमको x की इक्वेशन मिल गई भाई। तो x क्या आ गया, a साइन 2πt/t प्लस π/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a, अब ये क्या हो जाएगा, cos 2πt/t। ये हमको इक्वेशन मिल गई इस SHM की। अब हमको बताना है 4 से 0 एट t 3t/4। तो हमको वेलोसिटी लिखनी है पहले, तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट, तो माइनस a 2πt साइन 2πt इंटू टी, ये वेलोसिटी आ गई। और एक्सेलरेशन के लिए फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो माइनस a 4π² इंटू कॉस 2πt/t। तो ये तीनों ही चीजें हमको मिल गई। अब हमको बताना है क्या, फोर्स के बारे में बताना है कि फोर्स 0 है क्या 3t/4 पे। तो 3t/4 पे एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन एट 3t/4 क्या है सर, वो है माइनस a 4π² इंटू कॉस 2πt इंटू 3t/4। ये हमने पुट कर दिया। तो यहां से आप देखो, खुपाच खुपाच, 2 से ये 2 टाइम cos π/2 माइनस a 4π²t² cos π/2, और हमें मालूम है ये चीज क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 4 से 0 एट इतना, ये बात सही हो गई। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, ये बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 4t, t इज इक्वल टू t कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पे आप a t पुट करो, a t निकालो, t की जगह t पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a 4π²t² इंटू कॉस 2π/t इंटू टी, खुपाच खुपाच, cos 2π की वैल्यू क्या होगी, 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a 4π²/t²। और आप ये बात जानते हो ये मैक्सिमम वैल्यू है। सर ये माइनस है, अरे भाई माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा है सिर्फ, वैल्यू तो मैक्सिमम है ना। हाँ भाई, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये बात तो सही हो गई। तो ये भी सही हो गया, ये वैल्यू इसका मैक्सिमम है, ठीक। तो दिस इज ट्रू, तो बी भी सही है। अब बोल रहा है वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट इतना, देख लेते हैं भाई, इसमें पुट करो कितना, t/4। तो इसमें पुट करो क्या, t/4, तो निकालो v t/4 निकालो। तो सर इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो माइनस a 2π/t माइनस a 2π/t इंटू साइन ऑफ 2π/t इंटू t/4, ये हमने कर दिया। अब यहां से देखो, खुपाच खुपाच, ये 2 बार, तो v t/4 क्या आ गया, माइनस a इंटू 2π/t इंटू साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, जो कि इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये बात सही है। माइनस क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है बस, पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है एक्चुअल में। तो ये वाली बात भी क्या हो गई, सही हो गई सर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एट t इज इक्वल टू t/2। अब t इज इक्वल टू t/2, t/2 मतलब ये वाला पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन में सर
पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी हम सर जानते हैं मिनिमम होती है। तो ये वाली चीज गलत हो गई, दोनों बराबर नहीं है। T/2 पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और हम जानते हैं एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो ये वाली बात गलत हो गई। एक बड़ा ही प्यारा सवाल था ये, ठीक है, जो हमने किया। अब ये आखिरी सवाल है भाई इस आज का, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोल रहा है? अ बॉडी इज परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक, एक बॉडी है जो एसएचएम कर रही है। ठीक, अब उसके बारे में कुछ बातें हमसे की गई है। बोल रहा है कि एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू मैक्सिमम इक्वल टू इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ठीक, अब इसको कैसे सोचें? ऐसा करो, हमको मालूम है पिछली इक्वेशन से, मान लेते हैं हम x को हम लिख लेते हैं क्या, a साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके आएगा तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, और एक्सेलरेशन इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके आएगा, एक मिनट, कैपिटल ए ले लो, ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब बोल रहा है टोटल एवरेज टोटल एनर्जी, राइट? तो टोटल एनर्जी लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी एक इंस्टेंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लिखनी होगी। तो एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कुछ x है, ठीक है, जो कि इस इक्वेशन से दिया हुआ है ना। एट एनी इंस्टेंट t उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो एक्स टी क्या हो जाएगा सर? a साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? सर हो जाएगी हाफ इंटू के इंटू एक्स टी का स्क्वायर, बन जाएगी हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यस सर, ठीक है सर। ओमेगा क्या होगा सर इसका? मान लेते हैं ये ब्लॉक ऐसा है ना, ये ब्लॉक ऐसा है, एक के स्प्रिंग कांस्टेंट के उससे जुड़ा हुआ है, और उसकी इक्वेशन हमने लिखी है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एम बाई के हो जाएगा, यही होता है ना। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के होता है टाइम पीरियड, उल्टा लिख दिया था मैंने। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के होता है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो यहां से आप के की वैल्यू लिख सकते हो। के क्या आ जाएगा सर? ओमेगा स्क्वायर एम। तो यहां से आप पुट कर दो तो हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो किसी एक इंस्टेंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई। यस सर। सर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी भी बता देते तो अच्छा होता। तो सर वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे पुट करो हाफ एम, वी की वैल्यू क्या है सर? वी की वैल्यू ये है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो सर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी अभी निकाला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया टोटल एनर्जी, ये अपना आ गया टोटल एनर्जी, ये अपना क्या आ गया? टोटल एनर्जी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है?
यहां से हम निकाल सकते हैं के ई मैक्स, वो है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी उतनी ही होगी। और ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर है। यही तो ऑप्शन है बोल रहा है, तो ये सही है। यही तो ऑप्शन है बोल रहा है, तो ये सही है। अब क्या बोल रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू हाफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये कैसे होगा, इसको उसके पहले अगला देखते हैं, राइट। द मीन वेलोसिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल is equals to 2 upon pi times of its maximum velocity। ठीक, मीन वेलोसिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। ठीक, अब कंप्लीट साइकिल में एक बॉडी यहां से चली, एक बॉडी, कंप्लीट साइकिल की अगर हम बात करें, राइट, मीन वेलोसिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, राइट। तो मीन वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे सर, एक्स एफ फाइनल एक साइकिल के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, माइनस एक्स आई अपॉन पूरी टाइम पीरियड एक साइकिल का। सर एक कंप्लीट साइकिल में तो एक्स एफ और एक्स आई बराबर हो जाएंगे। कंप्लीट साइकिल कब होगी, जब उसके एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस लौट के दूसरे एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस यहीं आ जाएगा, तो एक्स आई तो एक कंप्लीट साइकिल के बाद एक्स एफ के बराबर हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो मीन वेलोसिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मीन वेलोसिटी ओवर कंप्लीट साइकिल क्या होगा, जीरो होगा, तो ये गलत है। मीन वेलोसिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। ठीक, दिस इज रॉन्ग। अब बात हो रही है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। ठीक, ये चीज एक नई चीज है, देखो ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या है। रूट मीन स्क्वायर करंट ना, रूट मीन स्क्वायर करंट आप पढ़ोगे एसी में, राइट, तो यहां पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात होगी, तो इसको हम लिखते हैं वी आर एम एस। वो कैसे लिखते हैं सर, पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, यहां पीछे से देखो, वेलोसिटी का पहले स्क्वायर करना है, तो वेलोसिटी का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर उसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे, और फिर उसका क्या कर देंगे, लास्ट में ये रूट निकाल देंगे। ये कैसे लिखा फिर से समझना, मैं इसको फिर से लिख के दिखा रहा हूं। हमको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखनी है, तो हमेशा पीछे से पढ़ते हैं, पहले वेलोसिटी का क्या कर दो, स्क्वायर, फिर उसका मीन निकालना है तो उसको इंटीग्रेट करो टाइम पीरियड तक, 0 से t, और मीन निकालने के लिए क्या करोगे, उतने ही टाइम से डिवाइड भी करोगे, तो ये मीन निकाल दिया। और फिर हमको क्या करना है, इसका रूट ले लेना है, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब क्या करोगे टाइम, अब v की वैल्यू क्या है भाई, यहां से a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो v की वैल्यू क्या है सर, v की वैल्यू है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, टाइम पीरियड t क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक, ये सारी चीजें इसमें पुट कर दो, तो वी आर एम एस आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, v की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से 2 पाई बाई ओमेगा डी टी, राइट, ये बन जाएगा। अब आप देखो वी आर एम एस कितना बनेगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब यहां से आप देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को अभी हमने बताया था 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, 2 पाई बाई ओमेगा ये हो गया, और ये बन जाएगा 1 प्लस
cos 2 ओमेगा टी बाई 2 dt। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा नीचे बन जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने। अब यहां से क्या होगा, अब क्या हो रहा होगा, अब बताओ। अब इसको आप करो वी आर एम एस, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकालो तो ए ओमेगा बन जाएगा, इंटू अंडर रूट ऑफ, नीचे क्या है 2 पाई बाई ओमेगा है, ऊपर यहां देखो ये 1/2 टी बन गया, और यहां पे cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वी आर एम एस क्या बन जाएगा सर, सर ए ओमेगा तो बाहर था, हाँ सर, अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, ये 2 पाई बाई ओमेगा यहां डालोगे तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। ठीक, फिर प्लस 2 पाई बाई ओमेगा यहां डालोगे तो क्या बनेगा, 1/2 ओमेगा नीचे है, 2 पाई बाई ओमेगा यहां डालोगे तो क्या बन जाएगा, या 4 पाई बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, साइन 4 पाई क्या होता है 0, माइनस 0 डालोगे तो वो भी 0 बन जाएगा, होल अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ 2 पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा गया, ये तो 0 बन गया ना पूरा का पूरा, ये तो 0 हो गया। तो वी आर एम एस क्या बना, वी आर एम एस बना ए ओमेगा अपॉन रूट 2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस, ए ओमेगा क्या है, वी मैक्स है ऑन रूट 2, यही होता है आरएमएस वेलोसिटी। तो भाई आरएमएस वेलोसिटी की यह है डेफिनेशन, उसमें हमने क्या किया, v की वैल्यू पुट करी और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दिया तो हमको ये मिल गया। ये इंटीग्रेशन आपको एक बार खुद से करना है, ठीक है, ये आपको खुद से एक बार ट्राई करना है अपने घर पे। तो यहां पर ये वाली बात तो सही है भाई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1/रूट टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये हमने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये सही है बात। अब ऑप्शन बी बचा है बस, अब क्या बचा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, एक ऑप्शन बचा है उसके बाद ये खत्म, और सबसे ऑप्शन बी सबसे मजेदार ऑप्शन बी है, चलो बताते हैं। अब ये क्या बोल रहा है ऑप्शन बी, बोल रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, यह पूछ रहा है, ये बोल रहा है वो। इसको हमको सोचना है कि भाई ये सही है कि गलत है, तो कैसे निकालें ये, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी लिखो भाई, काइनेटिक एनर्जी कैसे है, काइनेटिक एनर्जी का ये है फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन ये है, तो एवरेज निकालना है इसका भी, ठीक। तो वही कैसे करें, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन क्या है वो हमें मालूम है, अभी हम पिछले पेज पे निकाल चुके हैं भाई, ये है भाई हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है, राइट। अब हमको क्या करना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये कैलकुलेट करना है। तो के ई एवरेज ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t, टाइम पीरियड जो है, 1/2m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 से t डी टी। क्या एवरेज ऐसे ही नहीं लिखेंगे? एवरेज तो ऐसे ही लिखते हैं ना, किसी भी चीज का एवरेज निकालना होता है। 1 मिनट पॉज करके सोच के बताओ, क्या एवरेज ऐसे लिखेंगे? अगर आपका आंसर यस है तो आप सही सोच रहे हो। काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालनी हो तो ऐसे ही तो लिखेंगे। हाँ सर। अब यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी एवरेज ये क्या होगा, 12m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन 0 से t, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा सर, 1/1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। और नीचे क्या बन जाएगा सर, t बन जाएगा। और हमें मालूम है t क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या आ जाएगा सर? सर वो आ जाएगा 1/2m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक, इंटू इंटीग्रेशन हो, अब इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1/2t बन जाएगा ये, ठीक, 1/2t। और ये क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ये बन जाएगा, ठीक। और इसमें लिमिट कहां से पुट करना है, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक, ठीक। ये यहां पे स्मॉल टी लिखो इसको, अपॉन ये जो कैपिटल टी है इसकी जगह 2 पाई बाई ओमेगा लिख दो, बिंदास। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 12m ए स्क्वायर ओमेगा। भाई हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है ये, इसके बाद सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट यहीं पर था, ये है कॉन्सेप्ट, इसके बाद सब मैथ्स है, ठीक। अब यहां 2 पाई बाई ओमेगा पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 12 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, फिर प्लस 1/2 ओमेगा। यहां क्या बनेगा, 2 पाई बाई ओमेगा डालोगे तो क्या बन जाएगा, साइन 4 पाई माइनस साइन 0, ये पूरी की पूरी चीज क्या है, 0 होल अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। अब आप देखो ध्यान से, ये 2 पाई बाई ओमेगा इसको कैंसिल कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज वो कितनी आ गई, 1/4m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 1/4 कैसे, ये हाफ, तो 1/4m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी है सर? सर इस इक्वेशन से अगर हमसे कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी होगी, तो सर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगी 1/2m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो सर हम इसको यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1/2m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यस सर, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो सर काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो होती है वो होती है 1/2 काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर। ये हमने चीज प्रूव कर दी, ये बात हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। ये बात सही है, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, पर साइकिल। इसलिए हमने यहां इंटीग्रेशन कहां से किया, 0 से लेकर t, पूरे साइकिल के टाइम, एक टाइम पीरियड के लिए हमने काम किया, एक पूरा टाइम पीरियड। t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। व्हाट इज t? t इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो पूरे एक टाइम जिसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा है, तो t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। तो एक पूरी साइकिल की हमने कैलकुलेशन किया है। क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि पर साइकिल की बात पूछ रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू हाफ। हाँ ये बात सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और डी। तो बेटा ये थे एसएचएम के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत शानदार थे।
अच्छा, जेई में ये आने लायक है बेटा, है ना, ये भी जेई मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है, मेंस में आ सकता है, एडवांस लेवल का नहीं है ये, पर हाँ जेई मेंस का जरूर है, ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन रिगार्डिंग एसएचएम। बेटा ये लेक्चर की पीपीटी आपको मिल जाएगी इस जीत शशि टेलीग्राम चैनल पर, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। अगर सीखने को मिला है तो एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। बाकी अपना समय और अटेंशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर आपको लगे कि थोड़ा लंबा है तो 1.25x स्पीड पे आप इसको देख सकते हैं। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करके जाएं। बाय बाय।